Hello students, how are you all? So in today's class, we will be discussing about the concepts of aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, इसका मतलब है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। टोटल डिमांड क्या होती है? इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन वहाँ पर हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, यानी एक आदमी, एक कस्टमर एक गुड को एक प्राइस पर एक मार्केट में कैसे उसकी डिमांड करता है, कैसा उसका बाइंग बिहेवियर रहता है। अब डिमांड होता क्या है? डिमांड होता है इफ अ पर्सन इज रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट एट इट्स प्राइसेस, पर्टिकुलर प्राइसेस इन द मार्केट, उसी को हम डिमांड कहते हैं। वो खरीदना चाहता है और उसके खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी हैं और मार्केट में जिस प्राइस पे वो चीज़ अवेलेबल है उस प्राइस पर वो खरीद भी रहा है, उसको बेसिकली डिमांड कहते हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। क्या मतलब होता है एग्रीगेट का? एग्रीगेट का मतलब होता है यहाँ पर टोटल। तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हम टोटल डिमांड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी सारे कस्टमर्स को एक साथ लेकर, सभी मार्केट्स को एक साथ लेकर एक जनरल प्राइस पर या फिर आप कह सकते हो इनकम पर लेकर हम देखेंगे कि डिमांड बाइंग बिहेवियर एक पर्सन का कैसा रहता है। एग्रीगेट सप्लाई भी यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे। सप्लाई का मतलब यहाँ पर होता है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सेंड आउट करेगा, सेल करेगा, उसके बदले में उसको पैसा अर्न मिलेगा। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को अगर यहाँ पर देखा जाए, डिमांड किया किसी ने, डिमांड का करने का मतलब क्या है? डिमांड अगर किसी ने किया तो डिमांड क्यों किया? डिमांड करने का मतलब है मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट को मैं उसके पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो जब मैं खरीदता हूँ तो मैं कुछ पैसा खर्च करता हूँ कि नहीं करता हूँ? यानी कोई चीज़ खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा जितने का खर्चा होगा उतने की ही मेरी डिमांड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर को लेकर पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड को क्या कंसीडर करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। इसी तरह इनकम सप्लाई के बारे में अगर बात की जाए, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई। जब टोटल सप्लाई की बात की जाए, एक प्रोड्यूसर क्यों सप्लाई करता है, क्यों सेल करता है? सेल करता है किस चीज़ के लिए? ताकि उसको क्या हो? इनकम हो। क्या हो उसको? इनकम हो। तो बेसिकली इनकम के लिए, या फिर आप वाई से डिनोट किया जाता है इनकम को, तो इनकम के लिए हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को कंसिडर करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई को हम यहाँ पर किसके हिसाब से देखते हैं? इनकम के हिसाब से देखते हैं। यानी एक प्रोड्यूसर जितनी भी सप्लाई करता है उसके बदले में क्या मिलता है उसको? इनकम जनरेट होती है एक इकोनॉमी में। अब बात करते हैं डिटेल में कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड का क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्या होता है? इट रिफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कौन से डिमांड के लिए बात करते हैं हम? सभी गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी में। एडी इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली बात है, एक अकाउंट, अब एक पर्टिकुलर, आप बताइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आप एक्सपेंडिचर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि देश के किसी ना किसी कोने में एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड को भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हम उसको काउंट या मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम पर उसको मेजर किया जा सकता है। और जब पीरियड ऑफ टाइम पर किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड हो या फिर एग्रीगेट सप्लाई हो, ये दोनों आपके क्या हैं? हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। एडी कैन बी मेजर्ड, दो रेफरेंसेस से हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं। पहला है जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस से हम उसको मेजर करते हैं, और दूसरा है हमारा इनकम, लेवल ऑफ इनकम। दो चीज़ों से लेकर हम क्या है? एग्रीगेट डिमांड को स्टडी किया। अगर जनरल प्राइस को लेकर चलते हैं तो जनरल प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और अगर प्राइस हमारा घटता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब कौन सा रिलेशन है एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल में? पहली बात तो याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही याद रखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीगेट डिमांड किस कॉन्सेप्ट्स पर कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है? प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, और दूसरा इनकम पर। जब जनरल प्राइस लेवल की बात की जाए तो जनरल प्राइस और एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है।
कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, अगर प्राइस को कम करते हो तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर लेवल ऑफ इनकम की बात की जाए तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। इसका मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी आप उतना ज्यादा डिमांड करोगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इतना याद रखिए, दो चीज़ों पर मेजर किया जाता है एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल और इनकम लेवल। जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। और लेवल ऑफ इनकम की अगर बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, अगर इनकम घटती है आपकी तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी घटता है। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। किसके मेजर किया जाता है? किस पॉइंट पे मेजर किया जा सकता है? किसमें? टोटल एक्सपेंडिचर में। मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि कैसे क्यों इस पे मेजर किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, क्या वो स्पेंड करना चाहते हैं, ना कि व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। किस पे है? व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्या वो प्लान कर रहे हैं और क्या वो, ये बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है विश की, यानी आप प्लान कर रहे हो कि आप इतना खर्चा करोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो इन सब को देखते हुए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड की क्या आ सकता है? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर। याद रखिए, प्लान, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि कौन सा एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट डिमांड में? प्लान, जो विश करते हैं, जो प्लान करते हैं हम लोग। ठीक है? इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम को डिफरेंट लेवल्स की कंसिडर करते हुए अब जितना एक्सपेंडिचर करने का प्लान करते हो, एक्चुअल में करते हो वो नहीं, कितना प्लान करते हो वही एग्रीगेट डिमांड होता है। क्लियर है? अब एडी शेड्यूल क्या होता है? जैसे मैंने बात की, जहां पर भी शेड्यूल की बात हो, शेड्यूल का मतलब आपका होता है टेबल। क्या मतलब होता है शेड्यूल का? टेबल बनाना, यानी एक न्यूमेरिकल टेबल उसमें कंस्ट्रक्ट करना, उसी को हम शेड्यूल कहते हैं। इट इज टेबल शोइंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एडी व्हेन y इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल देखिए, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर आप, उसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे फ्रेम होता है और कैसे किया जाता है। ओके, जरा देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, मान लीजिए मेरे यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर मेरी इनकम लेवल्स गिवन है, इनकम गिवन है, यहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको कह सकते हो एडी। क्या कह सकते हो? एडी कह सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जब मेरी जीरो इनकम थी, अब आप ये भी बताइए, अगर आपकी इनकम जीरो, क्या आप कुछ कंजप्शन नहीं करते हो? क्या कोई कंजप्शन करते? क्या भूखे मर जाते हो या घर नहीं रहता आपके पास? नहीं। हर इनकम भी अगर आपकी जीरो है, हम फिर भी कुछ ना कुछ जरूर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चाहे वो हम बोरो करें किसी से या फिर कुछ भी करें, लोन लें या कोई भी चीज करें, हम जरूर कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। उस खर्चे को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन। क्लियर है? ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजप्शन होता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जहां पर भी ऑटोनोमस वर्ड आपका आ जाए वहां पर समझ जाइएगा, वहां पर इनकम लेवल इफेक्ट नहीं होता है। इनकम कुछ भी हो, जीरो हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज आपका रहेगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी आप कंज्यूम करते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली कहते हैं आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, इनकम का मान लीजिए आप 50% जो है वो कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो। मेरी इनकम बढ़ी 100 हो गई, तो 100 का 50%, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, फिर 200 हो गई मेरी इनकम, 200 का 50% 100, 100 में ऐड कर देंगे कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, फिर मेरी हो गई इनकम 300, 300 में मैं 50% कंज्यूम कर रहा हूँ, 150 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 160। तो आप ये देख पा रहे हैं, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चला जा रहा है।
क्लियर है कि नहीं है? तो इसी लेवल को हम यहाँ पर कह देते हैं क्या, इस टेबल में शो कर कर दिखाने को हम कह देते हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो यही बेसिकली आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया? बस ये याद रखने वाली बात है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आपकी कंजप्शन होता है उसको ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है? At higher levels of income, aggregate demand lags behind. Why? Because people start saving a part of their income. क्या है कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा कंजप्शन है वो थोड़ा उसके पीछे रह जा, बढ़ता तो है लेकिन इनकम से पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, सारे इनकम को खर्च नहीं करते। अब जब डिमांड की बात की जाए, एग्रीगेट कर्व की बात की जाए, तो ये देखिए, जब एग्रीगेट कर्व की यहाँ पर बात की जाए तो एग्रीगेट कर्व कुछ इस तरह बनती है। पहले हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की अगर बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व जो है वो कुछ इस तरह बनती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा, एग्रीगेट सप्लाई या फिर हम इसको इनकम कहें, ये हमेशा 45 डिग्री पर रहता है। क्या रहता है? 45 डिग्री पर रहता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमेशा 45 डिग्री पर रहता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी में कि कांस्टेंट रेट से हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है। अभी के लिए आपके सीयूटी के सिलेबस में जो है उसको आपको यहीं पर मानना है कि इनकम या फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा कितने एंगल पर रहेगी? 45 डिग्री के एंगल पर रहेगी। अब याद रखिए, जब हमारा जीरो है, जब हमारा ये क्या है, जीरो है, क्या इनकम जीरो है, तो हमारा क्या कंजप्शन भी जीरो है? नहीं, हमारा उस वक्त कंजप्शन जीरो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड जो आपका है वो इनकम के साथ बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन आगे चला जाएगा। तो ये है हमारा एडी। ठीक है, या फिर आप टोटल एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट में भी इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन था, यहाँ पर हमारा ये कितना था, यहाँ पर ये हमारा हो गया था क्या, कुछ समथिंग लाइक 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 हो गया था। तो हमने कहा कि अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ कंजप्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कंजप्शन ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो यहाँ पर हमारी सेविंग्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा, हमारी इनकम कम। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो हमारा खर्चा यानी एग्रीगेट डिमांड हमारी इक्वल इनकम के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई पर, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए हमारी इनकम पर। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है। एक्सक्यूज मी। अगर ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर हमारी इनकम ज़्यादा हो गई और हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या कर लिया? सेविंग्स करना शुरू कर दिया। तो हमारी सेविंग्स क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? हमारी सेविंग्स यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली यही वो टर्म्स हमारी कह रही हैं कि जब हम एक इनकम के साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है यानी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर जो है वो पीछे रह जाता है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। क्योंकि हम वहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं? हम वहाँ पर सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है? एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें याद रखने वाली बात क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो या फिर इनकम हो। हमारा माइनस सेविंग्स कहाँ होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हमारा ज़्यादा हो इनकम से और या फिर एग्रीगेट सप्लाई से। और यहाँ पर सेविंग्स पॉजिटिव में कब आती है? जब एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो जाए। किससे? इनकम से या फिर एग्रीगेट सप्लाई से। याद रखें, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम ही होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया हो कंप्लीट कर्व क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। कर्व के बाद हमारा है एडी इज नेवर जीरो। ये मैंने आपको बता दिया, एडी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपका कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किस लिए जीरो नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ आप कंज्यूम जरूर करोगे। तो वहां पर जो भी आप कंज्यूम करोगे उस लेवल को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट्स। जब कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स को आप इस तरह समझ सकते हो, टू सेक्टर की अगर बात की जाए, अगर मैं आपको क्लियरली नोट्स के थ्रू आपको ये दिखाऊं, मैं आपको जरा देखिए, अगर नोट्स के थ्रू हम यहां पर आपको दिखाएं, जैसे कि
आप ये देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ इस तरह बनता है सी प्लस आई। अब यहां पर सी क्या है, सी यहां पर हमारा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी हमारा यहां पर क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। आई हमारा यहां पर क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अगर सिर्फ इस लेवल की बात करते हैं, तो जब इस लेवल की हम बात करते हैं तो ये हमारा कहला जाता है टू सेक्टर। क्या कहला जाता है टू सेक्टर, क्या कहला जाता है टू सेक्टर एग्रीगेट डिमांड यहां पर हमारा कहलाता है। अगर इसमें हम ऐड करते हैं कुछ चीजें, इसमें अगर गवर्नमेंट को और ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें गवर्नमेंट को और ऐड कर दें, यानी जी यहां पर स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इसको ऐड कर दें तो ये हमारा कहला जाता है क्या थ्री सेक्टर। क्या कहला जाता है थ्री सेक्टर, गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया। और ये सभी लेवल हमारा क्या कहला जाता है, अगर इस पूरे की बात करो तो ये हमारा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। किसकी बात हो रही है क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। ये वेरी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सा, जब सेक्टर्स हमने पढ़े थे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़े थे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, तो वहाँ पर हमने देखा था कि तीन सेक्टर, टू सेक्टर होता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर आप हाउस होल्ड प्रोड्यूसर भी कह सकते हो। गवर्नमेंट को इंक्लूड करें तो थ्री सेक्टर हो जाता है, क्योंकि तीन हो गए यहाँ पर, और इस पूरे सिनेरियो को टू सेक्टर और थ्री सेक्टर दोनों किसके अंडर आते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर आते हैं। अगर इसमें एक और ऐड कर दिया जाए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा हो गया क्या क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर इसमें एक और चीज ऐड कर दी जाए वो है x माइनस एम या फिर नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमारा ये हो जाता है फिर क्या ओपन इकोनॉमी। क्या हो जाता है ओपन इकोनॉमी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। तो चार सेक्टर्स के बेसिकली हम बात करते हैं। पहले दो सेक्टर्स जो हमारे होते हैं कंपल्सरी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, एक टू सेक्टर है, टू सेक्टर में एडी प्लस सी प्लस आई, सी प्लस आई क्या होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब थ्री सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है, और इसी सबको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, याद रखिए। जब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, किसकी बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो चार सेक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से सी प्लस आई प्लस जी के साथ साथ एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। क्लियर है, ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने एक पहले भी आपको बताया। एग्रीगेट सप्लाई को हम किसके रिलेट करके देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम रिलेट करके देखते हैं किससे, किससे इनकम से रिलेट करके देखते हैं, जिस तरह एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर के रिलेट करके देखते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई रिफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, कि कितना उनको प्लान, याद रखिएगा एग्रीगेट डिमांड भी प्लानिंग पे बात कर रही थी और एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा प्लान होगा, एक्चुअल नहीं होगा। समझ में आया कि कितना हम प्लान कर रहे हैं। इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम के बराबर है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, इसलिए हम इसको एग्रीगेट सप्लाई को वाई भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी इनकम भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, therefore may be treated identical to each other. Now next है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एज propounded by Keynes। याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल किसने दिया, केन्स ने दिया। वो क्या कहता है, प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज अ डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में जब हम एग्रीगेट डिमांड में तो प्राइस हमने देखा जनरल प्राइस लेवल और इनकम लेवल पर हमने देखता है, लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस का कोई रोल नहीं होता है। याद रखिए किसने कहा, केन्स ने कहा, केन्स की थ्योरी में मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में उसने कहा, क्या कहा कि प्राइस का कोई रोल नहीं है, किसमें, किसमें नहीं है एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त, बिकॉज हमेशा एक इकोनॉमी में एक एक्सेस कैपेसिटी रहती है जिसको उसको फिल करना होता है, इसलिए प्राइस का कोई महत्व नहीं रह जाता है एक इकोनॉमी में। ये जो रोल मॉडल दिया था मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के प्राइस का कोई रोल नहीं एग्रीगेट सप्लाई में, इन 1930s के डिप्रेशन के बाद दिया था। तो 1930s में डिप्रेशन हुआ था, उस डिप्रेशन के बाद जो है ये केन्स ने कहा था कि प्राइस का एग्रीगेट सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कोई रोल नहीं
होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें क्या है, देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट सप्लाई व्हेन राइज इन एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जितना लोग डिमांड करेंगे मैं उतना सप्लाई भी करूंगा, यानी प्रोड्यूसर उतना सप्लाई भी करेगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है हमारा कंजप्शन फंक्शन। अब कंजप्शन फंक्शन होता क्या है? कंजप्शन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? इनकम के साथ। यानी इनकम जैसे जैसे मेरी बढ़ती है या फिर चेंज होती है तो मैं कितना पार्ट उस इनकम का कंज्यूम करता हूं, वही हमारा बताता है कंजप्शन फंक्शन। तो बेसिकली क्या है, इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। कंजप्शन को हम सी से डोनेट करते हैं, इनकम को हम ई से डोनेट करते हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहलाता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है। जहां पर आपका इनकम लेवल पर कंजप्शन क्या हो? जीरो हो। ठीक है, दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग्स। यहाँ पर नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिवली रिलेट करता है इनकम का। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ता है आपका कंजप्शन भी बढ़ता है। क्लियर है कि नहीं है? द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। ऑब्वियसली हमने ये ग्राफ में भी देखा कि पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा आपका किस में कन्वर्ट नहीं होता है? आपका कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं होता। एक बात और याद रखिए, जब हम टू सेक्टर की बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो आई को यहाँ पर हम क्या मानते हैं? फिक्स मानते हैं, यानी कांस्टेंट मानते हैं कि वो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज किस में होगा? सी में होगा। अगर एग्जांपल के तौर पर ये ले लीजिए आप, इनकम है, सी है, इनकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और ये एग्रीगेट डिमांड है, तो कैसे बनता है? 0 है, 100, 200, 300 एंड 400, इतना ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर देखिए कंजप्शन मान लीजिए कुछ ना कुछ तो होगा, 10 होगा। 10 के बाद मैं हमेशा 50% इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, ऐसे मान के चलते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो मेरा है वो मेरा सिर्फ 10 है, 10 10, क्योंकि कांस्टेंट रखा गया है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को। जब कांस्टेंट रखा है यहाँ पर तो ये मेरा टोटल एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाता है? 20, यहाँ पर 70, यहाँ पर कितना हो गया? 120, यहाँ पर 170 और यहाँ पर हो गया 220। अगर इसकी कर्व के फ्लो में देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मेरा कंजप्शन बढ़ रहा है। अब मेरा ये तो आई तो फिक्स है कि नहीं? मेरा इनकम भी फिक्स्ड ही है, 45 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम आप कहो, और मेरा यहाँ पर जो क्या है एग्रीगेट डिमांड है वो मेरा कंजप्शन है। कंजप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए ये कंजप्शन है। क्या है? कंजप्शन है। अब देखिए इन दोनों का ऐड कर कर ही ये मेरा क्या बनेगा? एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर, मान लीजिए मेरा क्या है? सी है। इन दोनों का ऐड करके ही मेरा क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड बनता है। तो इस तरह आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर बनेगा जो हो जाएगा सी प्लस आई। क्लियर? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कर्व इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कर्व के फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और कैसे हैं। क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाए या फिर कंजप्शन इनकम के बराबर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है मैथमेटिकल इक्वेशन की बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर सी बार है। ठीक है, C is equal to, C stand for consumption, C bar is equal to ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPC। हम पढ़ेंगे MPC बेसिकली क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। इसका मतलब होता है आप इनकम जो एडिशनल इनकम हो रही है उसका कितना पार्ट या फिर कितना पोर्शन आप जो है खर्च करना चाहते हो या फिर खर्च करते हो, वो MPC कहलाता है। और हमारा मल्टीप्लाई में है इनकम। ठीक है, यही ना, इनकम का कितना पार्ट आप खर्च करना चाहते हो, और ऑटोनोमस कंजप्शन तो रहेगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी। क्लियर है? ऑटोनोमस कंजप्शन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होता है।
ये इनकम इलास्टिक इन इलास्टिक होता है, यानी इनकम का इस पे कोई असर नहीं पड़ता, इनकम जीरो हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये तो रहेगा ही रहेगा। इंड्यूस्ड कंजप्शन, इंड्यूस का मतलब होता है जो इनकम इफेक्टिव हो, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने पर वो अफेक्ट होता है। तो इंड्यूस जहां पर आ जाए इसका मतलब है चेंज से इफेक्ट होता है, ऑटोनोमस जहां पर आ जाए समझ जाइए कि वो चेंज से इफेक्ट नहीं होता है। बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि इनकम का कितना पार्ट आप खर्च करते हो, करना चाहते हो या फिर खर्च करते हो, उसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी you want to spend how much amount या फिर part of the income you want to spend। तो इसमें दो पढ़ते हैं हम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपी सी की जब बात की जाए तो ये कैलकुलेट किया जाता है सी अपॉन में इनकम, यानी कंजप्शन अपॉन में इनकम कैलकुलेट किया जाता है, इतना ही याद रखिएगा, ओके इतना याद रखिएगा। और एमपीसी जो है, ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाता है आपका चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप जो है कंज्यूम करते हो, ये कहलाता है हमारा क्या, एमपीसी। याद रखिएगा एपीसी सी अपॉन में वाई, एमपीसी चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई हमारा होता है। और इसको हम स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व भी कहते हैं, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व भी कहते हैं कि कंजप्शन की कर्व कितने से ढलान पर रहेगी या किस एंगल पर रहेगी, उसको भी हम यहाँ पर शो करते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, दोनों में प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कौन कितना यहाँ पर बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी की बात करते हैं। सबसे पहले इट्स मोर देन वन, एपीसी इज मोर देन वन एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन द नेशनल इनकम। इनकम से जब तक आपका कंजप्शन ज्यादा रहेगा, रह सकता है नो डाउट, क्योंकि वहां पर ऑटोनॉमस भी है आपका, तब तक आपका क्या है, एपीसी एक से ज्यादा रहेगा, ठीक है। और कब तक, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट तक, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर दोनों बराबर हो जाए। नेक्स्ट एपीसी इक्वल रहेगा कहां पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर, जहां पर इनकम जो है कंजप्शन के बराबर हो, कंजप्शन जो है इनकम के बराबर हो। एपीसी एक से कम होगा कहां पर, जब आप सेविंग्स ज्यादा करने लग जाए, यानी बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाकर, जहां पर आपका कंजप्शन कम हो और इनकम आपकी क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इनकम, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एपीसी को जीरो होने के लिए कंजप्शन को जीरो होना कंपलसरी है, लेकिन कंजप्शन हमारा कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन भी हमारा हमेशा रहता है वहां पर। क्लियर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी देख लीजिए, यह याद रखिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू वेरीज करती है कहां से लेकर, 0 से 1 तक, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। आप ऐसा कर सकते हो, एडिशनल इनकम का पूरा खर्च कर सकते हो, या फिर एडिशनल इनकम का पूरा खर्च नहीं करते हो, बिल्कुल खर्च नहीं करते हो, सारा का सेव करते हो, तो वहां पर 0 से 1 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है चेंज इन सी इक्वल टू चेंज इन इनकम, जहां पर हो जाए वहां पर ये एमपीसी 1 हो जाएगा, जहां पर जितना आप कंज्यूम एडिशनल इनकम आपकी हो रही है उतना ही आप टोटल कंज्यूम कर पा रहे हो, तो वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सेविंग ज्यादा होंगी तो आपका एमपीसी भी घटता चला जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? अगर चेंज इन सी 0 है तो मेरा एमपीसी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एमपीसी इज अ स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, जैसे मैंने आपका रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट रहता है, याद रखिए, कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में ये भी वेरिएबल हो जाता है। शॉर्ट रन में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है एमपीसी, और वैल्यू ऑफ एपीसी हमेशा ज्यादा रहती है एमपीसी से। क्या रहती है, वैल्यू ऑफ एपीसी किसी भी लेवल पर आप कैलकुलेट करोगे वो एमपीसी से ज्यादा रहती है। क्लियर है? क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड है तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना ही चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज सिमिलर टू द, क्या है, सेविंग फंक्शन जो है वो सिमिलर है आपका किसके, आपका कंजप्शन फंक्शन से। क्लियर है कि नहीं है? तो सेविंग फंक्शन इक्वेशन के बाद में ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम का कितना पार्ट आप सेव करना चाहते हो उसी को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे डिनोट किया जाता है,
से एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू इनकम। अब सेविंग फंक्शन यहाँ पर इसकी जगह हम माइनस कंजप्शन भी लिख सकते हैं, माइनस ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्योंकि जब हम ये देखते हैं y इक्वल टू सी प्लस एस करते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू सी प्लस एस। अब मेरा इनकम 0 है और मेरा कंजप्शन 10 है, रहेगा ही रहेगा, तो प्लस एस कैसे निकालेंगे, ऐसी तरह जाएगा तो माइनस एस हो जाएगा मेरा 10, यानी एस इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए एस को मैं माइनस 10 यानी माइनस सी भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब प्रोपेंसिटी टू सेव में भी दो हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऐसे ही निकलता है जैसे वहां पर हमने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था? वहां पर हमने कैलकुलेट किया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, हमने कैलकुलेट किया था कैसे, ए पी एस की अगर बात की जाए तो ये निकलता है हमारा कितना, सेविंग अपॉन में इनकम, ठीक है, सेविंग अपॉन में इनकम। और अगर बात की जाए किसकी, एमपीएस की, तो एमपीएस हमारा निकलता है चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन इनकम, कि आप इनकम पे कितना कर सकते हो। इसको स्लोप ऑफ सेविंग कर्व भी कहा जाता है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना आपको याद रखना, एपीएस एस अपॉन में वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। और कंजप्शन की अगर बात की जाए तो कैसा था, एपीसी सी अपॉन में वाई और एमपीसी चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। अब इसके रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है जैसे एपीसी का था। एक कब क्या नेवर बी वन, वन तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा वन और मोर देन वन रहता है। क्या नेवर बी वन और मोर देन वन, वन और एक से ज़्यादा हो ही नहीं, यानी इनकम से ज़्यादा तो आप सेव कर ही सकते हो, लेकिन इनकम से ज़्यादा कंजप्शन आप कर सकते हो क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन है, लेकिन इनकम से ज़्यादा सेव आप नहीं कर सकते हो। कि नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम, ठीक है, याद रखना। एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। एपीएस कैन बी 0, 0 हो सकता है कि आप सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर रहे हो, वहाँ पर कंजप्शन नहीं कर रहे हो। कहाँ पर? ब्रेक इवन पॉइंट पर, जितनी भी इनकम है वहाँ पर आप सब कंजप्शन कर रहे हो। एपीएस कैन भी नेगेटिव हो सकता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन पर हमारे देखा जहाँ पर आपका कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है, वहाँ पर एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीएस राइजेस विद द राइज इन इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा एपीएस भी बढ़ता है। क्लियर है कि नहीं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑलमोस्ट सेम है, वेरीज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एमपीएस 1 कब होगा? 1 होगा जब इसका एडिशनल इनकम सब की सब आप सेव कर लो, थोड़ा सा भी कंज्यूम ना करो। ये 0 कब होगा? 0 तहाँ पर होगा जब आपका जितना भी आप कंज्यूम कर इनकम हो रही हो सारा का सारा आप क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो, यानी चेंज इन एस आपका 0 हो जाए, एमपीएस भी 0 हो जाएगा। एमपीएस स्लोप ऑफ सेविंग कर्व है और ये थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है आपके शॉर्ट रन में। एमपीएस क्या है? शॉर्ट रन में हमेशा कांस्टेंट रहता है, लॉन्ग रन में जो है ये वेरिएबल बन जाता है। लास्ट में जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है इनके बीच का रिलेशनशिप। एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप है 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू 1। इसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस का क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होता है आपका? 1 होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो आपका हो गया। अब एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है आपका इनके बीच का रिलेशन, सेविंग और कंजप्शन के बीच का रिलेशन कर्व के फॉर्म पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ताकि आप बेसिकली उसको सही तरीके से जान पाएं। ओके, कि कैसे होता है ये देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपका सबसे पहले कंजप्शन कर्व बना रहा हूँ, ये मेरा कंजप्शन कर्व है। ओके, ये मेरी इनकम और कंजप्शन हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रहता है, ये मेरा सी। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर मैं दूसरी कर्व बनाता हूँ जो कि मेरी है क्या? सेविंग कर्व। जो कि मेरी क्या है? सेविंग कर्व है। ठीक है,
ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई है, एक्स है। अब वहाँ पर याद रखिए यहाँ पर मेरी सेविंग्स क्या थी, माइनस एस, यहाँ पर मेरी सेविंग्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मेरी सेविंग्स प्लस होगी क्योंकि यहाँ पर इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है। यहाँ पर मेरा क्या है, इनकम और कंजप्शन इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, c है, और यहाँ पर मेरी सेविंग्स क्या है, माइनस में है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर s है मेरा, तो यहाँ पर मेरा सेविंग क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर जब मेरा सेविंग ये होगा तो मेरी यहाँ पर कर्व कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ से क्रॉस करते हुए इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पर माइनस सेविंग है, यहाँ पर s इक्वल टू 0 है और यहाँ पर मेरी प्लस सेविंग है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह इनकम, कंजप्शन और सेविंग का में आपका रिलेशन बनता है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। जहाँ पर से आपको पहुँचा, जहाँ पर आपके इनकम इक्वल टू कंजप्शन है वहाँ पर आपकी सेविंग क्या होगी, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए 0। आपसे पूछा जा सकता है सेविंग नेगेटिव कब होंगी, जहाँ पर इनकम आपकी कम हो और कंजप्शन आपका ज़्यादा हो, जैसे कि इस फेज़ में। और इस फेज़ में आपके इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, इसमें इसलिए आपका सेविंग क्या है, प्लस में है इस फेज़ में। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। बेसिक पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से वो आपको आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड इक्विलिब्रियम आउटपुट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।